हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसको हम बिना अपना टाइम वेस्ट करे पढ़ते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड जो है वो पार्टनरशिप डीड क्या है अभी आपको समझाता हूँ मैं, ठीक। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है, एक एसोसिएशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों का, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होने चाहिए वो 50 होने चाहिए, ठीक है। ये आप सबको पता है, हम पिछली क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं ये। तो वो दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में कुछ बातें तय करते हैं, कुछ बातें डिसाइड करते हैं, कुछ, और जब वो पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वो कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस आपस में तय करते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है कि वो कुछ टर्म्स और कंडीशन पे वो आपस में सारे के सारे लोगों ने अग्री किया है, तभी तो अग्रीमेंट बनेगा। तो पार्टनरशिप क्या है बेसिकली, ये आउटकम है अग्रीमेंट का, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का। सिंपल सी बात है। अब ये अग्रीमेंट जो होता है ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, यानी कि जो ये बातें उन्होंने तय करी हैं वो मुँह जुबानी भी की हो सकती है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने आपस में बोल कर ये बातों को तय कर लिया है कि हम ऐसे ऐसे ये कंडीशंस रखेंगे, हम ये टर्म्स रखेंगे अपने पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो उन्होंने बोल के तय किया हो। लेकिन दूसरा जरिया क्या है इस पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को करने का, कि जो भी बातें हमने आपस में तय करी हैं उसे एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लें, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बना लें, ठीक है। और उस रिटर्न डॉक्यूमेंट पे उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को जहां पे पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। और इसको बहुत से लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। हालांकि जो लॉ है जो पार्टनरशिप पे एक्ट लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि जरूर, ऐसी कोई बात मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं करी है कि आपको जो ये डीड है, ये जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो रिटर्न ही करना है। लॉ ने कहीं नहीं बोल रखा कि आपको जो ये अग्रीमेंट करना है वो रिटर्न ही करना है। यू कैन डू द ओरल अग्रीमेंट ऑल्सो, बट इट में लीड टू सम कॉन्फ्लिक्ट्स, इट में लीड टू सम डिस्प्यूट्स, ठीक है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसीलिए ये डिजायरेबल रहता है कि हम जो ये एग्रीमेंट करें वो लिखित रूप में करें, जिससे कि बाद में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आपस में हमारे पार्टनर्स के बीच में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो जो भी मैंने बात कही है उसे एक बार हम रीड कर लेते हैं यहां से। सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन अग्रीमेंट, इट इज essential that there must be terms and conditions agreed upon by all the partners. It is an since terms and conditions may be either oral or written. Since terms and condition may be either oral or written. Such terms and condition may be either oral or written. The law does not make it compulsory to have a written agreement. However, in order to avoid all misunderstandings and disputes, it is always the best course to have a written agreement duly signed, registered under the act. यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो आपस में पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, तो ये बेस्ट तरीका है कि हम हम एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बना ले जो कि होगा ड्यूली साइंड। ड्यूली साइंड का मतलब ये होता है कि जो सब लोगों ने साइन किए हैं, जो पार्टनर्स ने साइन किए हैं, वो उन्होंने करे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज, यानी कि उन्होंने सारे प्रोसीजर्स और फॉर्मेलिटीज को माना है साइन करने, यानी कि उन्होंने सारे कानून के तहत ये साइन किया है, तो ड्यूली साइंड है। तो ये बेस्ट कोर्स है कि रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, ड्यूली साइंड होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द एक्ट। एक्ट मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, आप अपने डॉक्यूमेंट को बनाएं, उस पर साइन करें, वो आपका डॉक्यूमेंट ड्यूली साइंड होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटी साइंड होना चाहिए, और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द एक्ट। अंडर द एक्ट का मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। नाउ
such a written document which contains the terms of agreement is called partnership deed. वो written document जो terms of agreement के terms को contain करता है उसे ही partnership deed कहते हैं. और this partnership deed is also known as articles of partnership. तो I hope कि आपको partnership deed क्या होता है ये बेसिक पता चल गया होगा कि अच्छे से कि पार्टनरशिप डीड एक्चुअली में होता क्या है. इसके बाद हम करेंगे कि इस पार्टनरशिप डीड में ऐसी कौन से टर्म्स, ऐसी कौन सी एग्रीमेंट लिखी होती है, क्या क्या बातें कंटेन होती हैं इसमें, इस पार्टनरशिप डीड में, वो भी हम लिखेंगे. तब पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं वो पार्टनरशिप डीड क्या कंटेन करता है, उसमें क्या क्या मटेरियल रहता है. चलिए इसको लिख लीजिए आप. तो अब हम करेंगे कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो लिखे होते हैं. सारे पॉइंट तो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 11 ऐसे पॉइंट्स लिख दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं. ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं, कौन कौन सी वो अग्रीमेंट के कंडीशंस हैं, कुछ टर्म्स है जो पार्टनरशिप लिखी जाती हैं. तो आइए पढ़ते हैं और साथ के साथ समझते हैं. सबसे पहले द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी कि जो भी आपका पार्टनरशिप है, बिजनेस है, उसका नाम क्या होगा और नाम के बाद उसका एड्रेस क्या होगा, उसकी किस लोकेशन पे सिचुएटेड है आपका पार्टनरशिप फर्म. सेकंड पॉइंट क्या लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में, नेम्स एंड द एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, कि जो जो पार्टनर्स हैं उनके नाम क्या हैं और वो कहाँ रहते हैं, उनकी लोकेशन क्या है जहाँ पे वो रहते हैं, वो उनका एड्रेस. नाउ थर्ड पॉइंट इज द टाइप एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस दैट द फर्म प्रपोजेस टू डू, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका क्या टाइप है, क्या नेचर है. ठीक है, हो सकता है कि आपके बिजनेस का नेचर जो है वो है सर्विस नेचर, आप सर्विस नेचर का बिजनेस करना चाहते हो या किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो. ठीक है, तो आपके बिजनेस का टाइप और नेचर ये भी आपको बताना है जो आपकी फर्म करना चाहती है. ठीक है, तो टाइप्स एंड नेचर ऑफ द बिजनेस फर्म, जो भी आप बिजनेस द फर्म प्रपोजेस टू डू. अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर, कितना कितना पैसा बिजनेस में लगाया गया है पार्टनर्स के द्वारा, हर पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया है ये भी आपको बताना है. क्या पूंजी जो बिजनेस में लगाई गई है वो भी आपको डिस्क्लोज करनी है इस पार्टनरशिप डीड में. फिफ्थ पॉइंट, वेदर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड और नॉट, इफ सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई है क्या उसके बदले उनको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस रेट पे मिल रहा है. ठीक है, उसके बाद ड्राइंग्स आपको पता है कि वो अमाउंट होता है जो कि एक पार्टनर विड्रॉ करता है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए. तो क्या पार्टनर्स को ड्राइंग करना अलाउड है, और अलाउड है तो कितना अलाउड है. ठीक है, पर्सनल यूज के लिए कितना पैसा वो बिजनेस से निकाल सकते हैं. और जो 7th पॉइंट है, इट इज रिलेटेड टू दिस पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगर उन्होंने ड्राइंग किया है तो कितना इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं उस ड्राइंग पे फर्म को. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ काइंड ऑफ इनकम फॉर द फर्म. 8th पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कोई पार्टनरशिप से मुनाफा कमाया जा रहा है तो कितना किस रेशियो में उसको बांटा जा रहा है पार्टनर्स के बीच में, क्या इक्वली बांटा जा रहा है या 70-30 करके बांटा जा रहा है, कि 70% की एक पार्टनर का, 30% दूसरे पार्टनर का, या ऐसे बांटा जा रहा है 3 पार्टनर हैं, 40 किसी और का, 30% दूसरे पार्टनर का और 30% तीसरे पार्टनर का, पहले पार्टनर का 40, दूसरे का 30 और तीसरे का 30%. तो इस प्रकार से 100% हो जाता है. ठीक है, तो कैसे बांटा जा रहा है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, क्या लॉस शेयरिंग रेशियो रहेगा, ये जो 8th पॉइंट है ये बात बता रहा है कि आप जो प्रॉफिट हो रहा है, आपको मुनाफा जो कमा रहे हो, किस अनुपात में आपस में बांट रहे हो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी. जब पार्टनर्स कुछ काम कर रहे हैं तो क्या उन पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है उस काम के बदले, और अगर मिल रही है तो कितनी सैलरी मिल रही है, ये भी हमें इस डीड में लिखना पड़ेगा. तो सैलरी इज द 9th पॉइंट. 10th पॉइंट इज अकाउंटिंग पीरियड. जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो ईयरली है या हाफ ईयरली है, यानी कि जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 1 साल की, जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो सालाना वाली अकाउंटिंग कर रहे हैं या 6-6 महीने वाली अकाउंटिंग कर रहे हैं. हम हर 6 महीने पे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, तो वो ड्यूरेशन क्या है, ईयरली है, हाफ ईयरली है. ठीक है, और क्लोजिंग डेट क्या है आपके अकाउंटिंग की,
कुछ लोग 31 मार्च को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, कुछ 31 दिसंबर को कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिफर करता है अलग अलग बिजनेसेस पे, ठीक है। तो आपकी क्लोजिंग डेट क्या है, कब आप ये कह सकते हैं कि आज साल का अंत है मेरे लिए और कल से मैं नए साल की नई अकाउंटिंग करूंगा, ठीक है। तो दिस पॉइंट वाज ऑल अबाउट दैट। नाउ 11th पॉइंट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। कभी कभी क्या होता है, पार्टनरशिप के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई प्रोविजन आपने डाल रखा है या नहीं डाल रखा पार्टनरशिप में? अगर कोई लड़ाई हुई तो वो कैसे सॉल्व होगी, कौन सॉल्व करेगा उसे, और क्या आप लड़ाई झगड़े में आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करोगे या नहीं करोगे? क्या अपॉइंट किया जाएगा आर्बिट्रेटर? आर्बिट्रेटर का मतलब सिंपल आप ये समझिए कि लड़ाई सॉल्व करवाने के लिए एक अलग से हमने आदमी रखते हैं जो कि हमारा क्या करते हैं, हमारी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, ठीक है। तो उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं, सिंपल। तो क्या हम ऐसे लड़ाई झगड़े की कंडीशन में कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे? सो दिस पॉइंट वाज ऑल अबाउट दैट, सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आया स्पेसिफिकली समझ में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आप तब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो आइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तो आप लिख सकते हैं इस आंसर को। ओके, तो पढ़ते हैं फिर समझते हैं। दो लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी फॉर एवरी फर्म टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, इट इज डिजायरेबल टू हैव इट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। लॉ ने कंपल्सरी नहीं कर रखा है हर फर्म के ऊपर ये उसको फोर्स नहीं कर रखा कि आप पार्टनरशिप डीड बनाओ, आप रिटर्न एग्रीमेंट बनाओ, रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाओ। ये लॉ ने ये आपको फोर्स नहीं कर रखा या कंपल्सरी नहीं कर रखा इस बात को। लेकिन लोग फिर भी करवाना चाहते हैं पार्टनरशिप डीड लोग बनाना चाहते हैं पार्टनरशिप डीड। लोग चाहते हैं कि उनके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट हो, क्योंकि उसके कुछ रीजंस और रीजंस हम आगे पढ़ेंगे। इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। पार्टनरशिप डीड ख्याल रखता है कि ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करना लॉ के तहत, कि किसी सबको उनके राइट्स मिल रहे हैं पार्टनरशिप में, किसी के राइट्स छीने नहीं जा रहे हैं, सब अपनी ड्यूटीज सही ढंग से पूरी कर रहे हैं और हर पार्टनर अपनी लायबिलिटी को रिस्पॉन्सिबली मीट कर रहा है। हर पार्टनर अपनी लायबिलिटी को पे कर रहा है। हर पार्टनर अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से कर रहा है। तो ये पार्टनरशिप डीड रेगुलेट करती है, ठीक है। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अमंग्स द पार्टनर्स बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनर्स हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड। बिफोर हैंड का मतलब है एडवांस में, इन एडवांस। तो ये हेल्प करता है कि पार्टनर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हो। क्यों और कैसे हेल्प करता है? क्योंकि सारी बातें पहले ही एडवांस में डीड में लिख दी गई हैं, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखिए पार्टनरशिप डीड कितनी हेल्प करता है कि पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजिली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडली रेफर्ड टू। कोई भी लड़ाई झगड़ा किसी टर्म या कंडीशन को अगर लेके उठता है पार्टनर्स के बीच में, तो वो आराम से पार्टनरशिप डीड को देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं और अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हेंस इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड, मतलब बाय ऑल द पार्टनर एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। मतलब ये डिजायरेबल है, ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है कि वो आप रिटर्न पार्टनरशिप डीड रखें, उस पर सारी फॉर्मेलिटीज के साथ सारे पार्टनर साइन करें और वो रजिस्टर्ड हो अंडर द एक्ट। अंडर द एक्ट का मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए और हमारा एक टॉपिक और रह रहा है, उसके बाद हमारा पार्टनरशिप डीड कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। इसको आप नोट कीजिए। चलिए, तो आ गए हम लास्ट टॉपिक पे, इस पार्टनरशिप डीड वाले टॉपिक पर। इसके साथ हमारा पार्टनरशिप डीड कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड ना हो पार्टनरशिप फर्म में तो क्या करेंगे और कौन से रूल्स, कौन से नियम एप्लीकेबल होंगे पार्टनरशिप के ऊपर?
और ये सारी बातें पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से ही आई हैं। ये कोई बात ऐसी नहीं जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या करना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट इक्वली बटेगा हर पार्टनर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल, यानी कि जो कैपिटल पार्टनर्स ने बिजनेस में लगाया है उस पर फर्म उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू निल, जो पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स की हैं, पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला है फर्म से, उस अमाउंट पे भी पार्टनर्स फर्म को कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, वो भी अमाउंट निल होगा। सैलरी टू पार्टनर्स, क्या इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी अलग से, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, कभी कभी पार्टनर्स लोन दे देते हैं फर्म को, ठीक है। उस केस में फर्म जो है लोन के केस में 6% पर एनम का इंटरेस्ट देगी, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो लॉ ने ही 6% पर एनम का इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब किया है इसमें, ठीक है, बताया है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर किसी नए पार्टनर को फर्म में लाना है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होती है। बिना अगर एक भी पार्टनर कंसेंट नहीं देता है तो यू कैन नॉट डू द एडमिशन, यू कैन नॉट लेट अ पार्टनर एंटर इनटू द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बिजनेस के ऑपरेशंस में अपना योगदान या हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म्स एंड टेक अ कॉपी ऑफ इट, तो हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो जांच सकता है, एग्जामिन कर सकता है बुक्स ऑफ अपने फर्म्स की जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में। लास्ट जो पॉइंट था वो है ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म्स एंड टेक अ कॉपी ऑफ इट। इसका सिंपल मतलब ये है कि हर पार्टनर इंस्पेक्ट कर सकता है, यानी कि एग्जामिन कर सकता है, जांच सकता है अपनी बुक्स, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसने बनाए हैं, और उन सब की एक कॉपी भी ले सकता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है अपनी बुक्स को और एक कॉपी भी ले सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हो गया हमारा कवर, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में हमने पूरा कवर कर लिया थ्योरेटिकल पोर्शन, और इतना ही होगा, और ये हमने कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा कवर कर लिया, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।